हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता दीवा आईवीएफ सेंटर से। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हम आपके लिए इंटरनेट पे डालें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी और विमेन केयर के बारे में जानकारी मिल सके। तो आज मैं आपको लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में बताने जा रही हूँ। लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को इंटरनेट पर अवेलेबल होती है। जैसे ही पेशेंट की सोनोग्राफी रिपोर्ट में लो लाइंग प्लेसेंटा आता है, वैसे ही पेशेंट एंग्शियस हो जाता है और इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा क्या है। लो लाइंग प्लेसेंटा जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले तिमाही की सोनोग्राफी की रिपोर्ट होती है। और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो लाइंग प्लेसेंटा आता है तो इतना ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि 90-92% केसेस में जो ये लो लाइंग प्लेसेंटा होता है ये अपने आप शिफ्ट हो जाता है। अपने आप तो क्या शिफ्ट होता है, एक्चुअली बेबी रिलेटिवली ग्रो करता है, तो ये जो प्लेसेंटा है ये ऊपर के हिस्से में चला जाता है और बच्चा नीचे के हिस्से में ग्रो कर जाता है। तो लो लाइंग प्लेसेंटा से मरीज़ को दिक्कत कुछ भी नहीं होती है। लो लाइंग प्लेसेंटा पढ़ के लोग इतना डर क्यों जाते हैं, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं। लो लाइंग प्लेसेंटा पढ़ के लोग इतना डर इसलिए जाते हैं क्योंकि इंटरनेट पे लिखा होता है कि इसमें लो लाइंग प्लेसेंटा में मरीज़ को कभी भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है पेशेंट की प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ जाए, या हो सकता है बच्चे को रिस्क हो जाए और बच्चा ही अंदर ख़त्म हो जाए। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर पहले तिमाही में ऐसी सोनोग्राफी रिपोर्ट आती है तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट ही इतना नहीं हुआ होता है कि हम उसके बेसिस पर पेशेंट को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आने की संभावना के बारे में अंदेशा दें। हमें बेसिकली सिर्फ इतना ही प्रिकॉशन रखना है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो लाइंग प्लेसेंटा आ जाता है तो हमें वेट नहीं उठाना, एक्सर्शन नहीं करना, और हमें हस्बैंड से डिस्टेंस मेंटेन करना है, मतलब हमें संभोग नहीं करना है। ये तीन ही प्रिकॉशंस मेनली फीमेल्स को रखने की ज़रूरत होती है जब सोनोग्राफी में लो लाइंग प्लेसेंटा आ जाता है। 90-92% में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लो लाइंग प्लेसेंटा है ये अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाता है और बाद में इस तरह की रिस्क जो है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, डेफिनेटली अगर ये जो लो लाइंग प्लेसेंटा है, अगर ये पेशेंट की 30-32 वीक्स की सोनोग्राफी रिपोर्ट में अगर परसिस्टेंट रहता है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पेशेंट को जो है वो लो लाइंग प्लेसेंटा की दिक्कत है और उसको डिलीवरी के टाइम पे मदर या बेबी को कोई सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, अगर ये लो लाइंग प्लेसेंटा जो है अगर 32 वीक्स पर भी प्रेजेंट रहता है तो क्या करना चाहिए। अगर लो लाइंग प्लेसेंटा जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर या 32 वीक्स के बाद भी रहता है तो इस प्लेसेंटा की वजह से पेशेंट को सडनली एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, और सडनली एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर डॉक्टर के पास पहुंचने पर अगर रुकती नहीं है तो फिर पेशेंट को हो सकता है सिजेरियन डिलीवरी तुरंत करानी पड़े, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है मदर और बेबी को बचाने के लिए। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करने हैं। और इन केस अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में 32 वीक्स के बाद अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया अगर आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में आता है तो आपके डॉक्टर को आप मिल लीजिए, और डॉक्टर जैसा भी आपको समझाएं कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में अलर्ट रहना है, किन केसेस में तुरंत इमरजेंसी में पहुंचना है, कब आपको तुरंत डिलीवरी करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सारे डिस्कशंस आप डॉक्टर से मिलकर कर लीजिए। क्योंकि लो लाइंग प्लेसेंटा जो होता है या प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है आफ्टर 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब उससे माँ या बच्चे की जान भी जा सकती है। तो डॉक्टर से ये डिस्कशन करना कि हम डिलीवरी कहाँ करवाएंगे, अगर डिलीवरी प्रीमेच्योर हो गई तो जहाँ पे डिलीवरी करवाएंगे वहाँ बच्चे की सुविधा है कि नहीं है, क्या हमें ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अगर ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ी तो क्या ब्लड हमें आसानी से आसपास में मिल जाएगा। स्पेशली जो रूरल एरिया के पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे ना तो प्रॉपर हॉस्पिटल सुविधाएँ मिलती हैं, ना उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून चढ़ाने की सुविधा मिलती है, उन मरीज़ों के लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो ऐसी जगह डिलीवरी कराएं जहाँ पे एक तो जो कम वज़न का बच्चा है या प्रीमेच्योर बच्चा है उसकी डिलीवरी करवाने की सुविधा हो। दूसरा, आसपास में या हॉस्पिटल के अंदर ही तुरंत 2 या 3 बॉटल ब्लड की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो पेशेंट को मिल जानी चाहिए। और जैसे ही ब्लीडिंग होती है, अगर पेशेंट की ब्लीडिंग विद मेडिसिन अगर जल्द ही रुक नहीं जाती है तो पेशेंट को तुरंत डिलीवरी बिना डॉक्टर को क्वेश्चन किए करा लेनी चाहिए, क्योंकि वही उसके और उसके बच्चे के फेवर में है।
क्योंकि अगर हम उस टाइम पर डिसीजन नहीं लेते हैं और पेशेंट को मान लो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में हम शिफ्टिंग का सोचते हैं तो मदर या बेबी की जान जा सकती है। सो दिस इज़ अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटा प्रीविया का एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा के बारे में डिस्कशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, क्योंकि प्लेसेंटा एक्रीटा एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत ही डरा देने वाली है, और ये सिर्फ वीडियो उन्हीं लोगों को देखना चाहिए जिनको प्लेसेंटा एक्रीटा का प्रॉब्लम एक्चुअली है। दूसरे पेशेंट्स जिनको सिर्फ लो लाइंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया ये सब है, उनको कोई बहुत खास रिस्क नहीं होती अगर डिसीजन डॉक्टर्स टाइमली ले लेते हैं तो, और पेशेंट मान जाता है तो नेचुरली। और जो प्लेसेंटा एक्रीटा है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि डिस्पाइट बेस्ट ऑफ कंडीशंस एंड बेस्ट ऑफ प्लेसेस पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन प्लेसेंटा एक्रीटा। और जिनको भी आगे सिजेरियन डिलीवरी है और सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं या थर्ड बेबी प्लान कर रहे हैं या फोर्थ बेबी प्लान कर रहे हैं, आगे 3 सिजेरियन हैं, उन लोगों के लिए ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। So let us meet again in my next video, that is for placenta accreta. Thank you.